हमारा हीरो पहाड़ों के बीच एक सफेद सांप के रूप में रीइंकारनेट हुआ। जंगल में सर्वाइवल के सख्त नियमों के हिसाब से ढलने के लिए हीरो को अपनी इंसानियत को पीछे छोड़कर अपने अंदर के जानवर को बाहर लाना पड़ा। उसके दिन बस चिड़ियों को अंडे चुराना सिखाने या खरगोशों के साथ बॉक्सिंग करने में बीतते थे। 50 साल बाद हीरो आखिरकार उस इलाके का बेताज बादशाह बन गया था, लेकिन वो बहुत ही ठंडा और बेरहम भी हो गया था और धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी की यादें भूल रहा था। फिर एक दिन एक जड़ी बूटी तोड़ने वाला आदमी पहाड़ की नदी में गिर गया। हीरो के अंदर बची हुई थोड़ी सी इंसानियत जागी और उसने उस आदमी को बचाकर पहाड़ के नीचे सुरक्षित छोड़ दिया। हीरो को लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब 2.5 दिन बाद वह आदमी वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पहले कुछ उबले हुए अंडे निकाले और फिर हीरो के सामने बार बार सिर झुकाने लगा। वो बोला, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आपके बिना मेरी पत्नी और बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। अगर आप इजाजत दें तो मेरी एक और विनती है। मुझे उम्मीद है कि सांप देवता मुझे इस पहाड़ से जड़ी बूटियां तोड़ने की इजाजत देंगे। यह सुनकर हीरो एकदम हैरान रह गया। उसे लगा कि यह इंसान बहुत ही लालची है, इसलिए उसने बस अपनी पीठ घुमाई और वहां से चला गया। लेकिन उस आदमी ने देखा कि हीरो ने उसे नहीं काटा, तो उसने इसे हाँ समझ लिया। उस दिन के बाद से वह आदमी रोज पहाड़ पर आने लगा। हर दिन एक बड़े पेड़ की डाल पर लिपटा हुआ हीरो उसे जड़ी बूटियां तोड़ते, नए पौधे लगाते और धीरे धीरे अपना एक छोटा सा बगीचा बनाते हुए देखता था। कभी कभी उन दोनों का आमना सामना भी हो जाता था। वह आदमी बिना किसी डर के बैठ जाता और बकबक करने लगता। वह बताता कि जड़ी बूटियों की वजह से अब उसका परिवार भरपेट खाना खा पा रहा है और इस सब के लिए उसे हीरो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर मेन उसकी इस बकबक से पककर हीरो ने उससे हर दिन बचना शुरू कर दिया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उस आदमी ने जो छोटे पौधे लगाए थे वो अब काफी बड़े हो गए थे। वह हर दिन पहले से ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा, जिसकी वजह से गांव वालों को उससे जलन होने लगी। उस दिन हीरो ने अपनी रोज की ट्रेनिंग बस खत्म ही की थी कि अचानक उसे उस बगीचे में 3 लोगों के शरीर की गर्मी महसूस हुई। हीरो के अंदर एकदम से गुस्सा भर गया। उसे लगा कि वह आदमी छुपकर और लोगों को यहां ले आया है, जैसे कि यह उसी का बगीचा हो। गुस्से में पागल होकर हीरो तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा, लेकिन बगीचे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि जड़ी बूटी तोड़ने वाला वह आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके होठों से खून बह रहा है। उसके दोनों हाथों ने एक दूसरे गांव वाले के पैर को कसकर पकड़ा हुआ था। वह आदमी चिल्ला रहा था, ये मेरे पौधे हैं, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर उस दुबले पतले गांव वाले ने उसे और भी जोर से लात मारी। वह बोला, क्या यह पहाड़ तुम्हारा है? यह हमारा इलाका है। हमारी जड़ी बूटियां चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किनारे खड़े बाकी 2 लोग इस तमाशे को देखकर हंस रहे थे। उन्होंने उसकी जड़ी बूटियां छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। यह देखकर उस आदमी के पास उस दुबले की टांग छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने सबसे कीमती 2 पौधों को बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। वो तीनों उसे चाहे जितना भी पीट रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। यह सब देखकर हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बस कुछ आम पौधों के लिए इतनी बुरी तरह मार खाने की क्या जरूरत थी। हीरो यही सोच रहा था कि उसे बीच में पड़ना चाहिए या नहीं। तभी उसने देखा कि उस दुबले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसके माथे की नसें फूल गई थीं। उसने अचानक अपना वेपन निकाला और उस आदमी की पीठ पर दे मारा। वह वेपन भारी था और अटैक ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी के शरीर पर एक गहरा घाव कर दिया। बाकी दोनों यह देखकर पत्थर बन गए। वो बस आम पहाड़ी लोग थे और उन्होंने कभी अपने ही एक आदमी को किल करने के बारे में नहीं सोचा था। वह दुबला आदमी चिल्लाया, डर किस बात का? हम यहां अकेले हैं। चलो मेरी मदद करो या यहीं खड़े रहोगे। वह उन्हें भी अपने साथ इस जुर्म में शामिल करना चाहता था। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, अचानक उसकी गर्दन कसने लगी, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। फिर एक भयंकर दर्द उठा और हीरो का जहर उसकी गर्दन से पूरे शरीर में फैलने लगा। अब कोई अमर कर देने वाली दवा भी उसे नहीं बचा सकती थी। उस दुबले आदमी को छोड़ने के बाद हीरो ने अपना सिर उठाया और बाकी दोनों की तरफ देखा। वो पहले ही डर के मारे अधमरे हो चुके थे। वो गिरते पड़ते वहां से दुम दबाकर भाग गए। हीरो ने उनका पीछा नहीं किया। हीरो को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। 20 सालों तक एक खूंखार जानवर जैसी जिंदगी जीने के कारण उसके अंदर बची हुई इंसानियत बहुत पहले ही मिट चुकी थी। जड़ी बूटी वाला आदमी अब हीरो को खौफ से देख रहा था। शायद उसी पल उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा सफेद सांप असल में एक खूंखार मॉन्स्टर है। उस दुबले आदमी की लाश को एक खाई में फेंकने के बाद जब हीरो बगीचे में वापस लौटा तो उसे हैरानी हुई कि वह आदमी अब बिल्कुल चुप हो गया था। उस दिन के बाद से
जब भी वह हीरो को देखता उसकी आंखों में एक डर होता था। आखिर में उसने बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगा और अपने पौधों के बड़े होने का इंतजार करने के बाद वो उन्हें उखाड़ कर ले गया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। उसका वो छोटा सा बगीचा धीरे धीरे फिर से जंगली जंगल में बदल गया। हीरो भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गया। उसने बस हर दिन और भी ज्यादा लगन से अपनी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। अगले साल वह आदमी एक बार वापस आया था, लेकिन वह बस दूर से एक नजर देखकर वापस चला गया। लेकिन हीरो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि बाहर दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब अफवाहें उड़ रही थीं। लोग कहते थे कि पहाड़ का एक बड़ा सफेद सांप अब एक दानव बन चुका है। यहां तक कि यह भी कहा जाने लगा कि उसके सिर पर मुर्गे जैसी कलगी है और वो इंसानों को खाने में माहिर है। इन अफवाहों का इतना खौफ था कि कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी तरह 10 साल और बीत गए। हीरो का शरीर अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उस दिन हीरो को अचानक पहाड़ में किसी के आने की आहट महसूस हुई। वह वही जड़ी बूटी वाला आदमी था। वह अब पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। इन 10 सालों ने उस आदमी को, जो कभी जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था, एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर इंसान में बदल दिया था। उसका झुका हुआ शरीर अब चट्टानों पर चढ़ने के लायक नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। हीरो ने अपना सिर उठाकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल बकबक नहीं करता था। हीरो की आंखों में एक अजीब सा इमोशन झलक रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, मैं अब एक बेकार और कमजोर इंसान बन गया हूं, जो घर में पैसे भी नहीं ला सकता। मुझे रोटी के लिए अपने बेटे और बहू पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरी पत्नी हमें 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई। वसंत के मौसम में सूखा पड़ा था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने किसी की एक न सुनी। उसने पेट भरने के लिए मिट्टी खा ली और बस 7 दिन ही जिंदा रह पाई। हीरो समझ गया था कि उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाना बचाना चाहती थी। हीरो उसे चुपचाप सुनता रहा। पहली बार हीरो को उसकी बातें बोरिंग नहीं लगीं। इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया था। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे एक बात पक्की पता थी। इस उथल पुथल वाले समय में, जहां क्लास का भेदभाव पहले से ही पत्थर की लकीर बन चुका था, वहां ज्यादातर आम लोगों के लिए अपनी गरीबी से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। दोपहर के समय वह जड़ी बूटी वाला आदमी वहां से चला गया। उसके पास अब कुछ ही दिन बचे थे। हीरो को उसके शरीर से मौत की महक आ रही थी। शायद वह आदमी इस बात से खुश था। मौत के बाद वह अपनी पत्नी से दोबारा मिल सकेगा और उसके मरने से उसके बेटे के परिवार का थोड़ा खाना भी बचेगा। लेकिन हीरो के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मौत का स्वाद बहुत कड़वा होता है और वह दूसरी बार नहीं मरना चाहता था। और इस तरह मरने के डर से पहाड़ में रहने वाले उस सफेद सांप ने पागलों की तरह आसमान और जमीन की आध्यात्मिक एनर्जी को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ सालों बाद हीरो के सामने एक अजीब सी घटना होने लगी। पता नहीं कब से बड़े बड़े सांप बार बार उसके इलाके में घुसने लगे थे। भले ही हीरो उनसे कहीं ज्यादा विशाल था और उन्हें आसानी से खदेड़ देता था, लेकिन अगले ही दिन कोई और उनकी जगह लेने आ जाता था। यह सब बहुत ही परेशान करने वाला हो गया था। उसके लिए अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना नामुमकिन हो गया था। आखिर में अपने सब्र का बांध टूटने पर हीरो ने यह देखने का फैसला किया कि इस पुराने समय में इंसानों की दुनिया कैसी दिखती है। उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आंखों से एक बार फिर जिंदगी और मौत का खेल देखेगा। 2 दिन बाद वह रेंगते हुए एक गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा। उस गांव के बारे में जो चीज सबसे पहले नजर में आई वो थी वहां की भयंकर गरीबी। पहाड़ी के नीचे छोटी नदी के किनारे कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां बनी थीं। खेतों की मेड़ पर एक भूखा और कमजोर सा कुत्ता घूम रहा था। वहां दूर दूर तक किसी चूहे का नामो निशान भी नहीं था। हीरो का इरादा बस एक नजर डालकर वापस अपने पहाड़ की गहराइयों में लौटने का था। लेकिन किसने सोचा था कि जाने से ठीक पहले उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होगी। वो बच्ची 6 या 7 साल की होगी। उसने 2 चोटियां बनाई हुई थीं और एक खुरदरे कपड़े की पुरानी सी ड्रेस पहनी थी जिसका रंग धुल धुल कर उड़ चुका था। वो गांव के पीछे पहाड़ी पर तितलियों को पकड़ने और जंगली फूल तोड़ने के लिए कूद फांद रही थी। आम दिनों में यह जगह काफी शांत रहती थी और यहां कोई जंगली जानवर नहीं आता था। लेकिन आज किस्मत से एक बूढ़ा और लंगड़ा भेड़िया उस इलाके में घूम रहा था। जैसे ही वह बच्ची डर के मारे सुन्न पड़ गई, हीरो ने झपट्टा मारा और उस भेड़िए को कसकर जकड़ लिया। फिर उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस भेड़िए की हड्डियां तोड़ दी और उसे किल कर दिया। वह बच्ची जमीन पर बैठी
उस बूढ़े भेड़िए के साथ हीरो की बैटल को हैरानी से देख रही थी। उसने उस जड़ी बूटी वाले आदमी की तरह कोई रिएक्शन नहीं दिया जो डर के मारे लगभग मर ही गया था। इसके उलट वो बस काफी देर तक हीरो को घूरती रही। आखिर में अपनी उत्सुकता को रोक ना पाने के कारण उसने पूछा, क्या तुम पिछले पहाड़ के वही अमर सांप हो? यह सुनकर हीरो एकदम सुन्न रह गया। उसने नहीं सोचा था कि आज भी कोई उस पुरानी अफवाह पर यकीन कर सकता है। उसने हाँ कहने के लिए 2 बार अपना सिर हिलाया। उसका जवाब देखकर उस बच्ची का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी बातें समझ सकते हो? हीरो ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। इस बार वह बच्ची पूरी तरह से हैरान रह गई कि एक इतना बड़ा सांप इंसानों की भाषा समझ सकता है। हर बात के लिए धन्यवाद, लेकिन इस टर्न में मैं दिए गए टेक्स्ट का सीधा अनुवाद ही दे रहा हूं। क्या कमाल की मैजिक। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे खाओगे? पापा कहते हैं कि पहाड़ के सारे जानवर इंसानों को खा जाते हैं। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाया। हालांकि मन तो था उसे डराने के लिए हाँ मैं सिर हिला दूं, लेकिन इतने लंबे समय तक इस पहाड़ में अकेला रहने के बाद आखिरकार मुझे कोई मिला जिससे मैं बात कर सकता था। अगर मैं उसे भगा देता तो फिर कोई और मिलना आसान नहीं था। वो खुशी खुशी मेरे पास दौड़कर आई और मेरी स्केल्स को छूने लगी। वाह कितना सुंदर है, ये तो घर के बड़े पोर्सिलेन बोल से भी ज्यादा सफेद है। और इसी तरह मैं जो पहाड़ की गहराइयों में लौटने वाला था, गांव के आसपास ही रुक गया। जिस लड़की का नाम डूअर था वो अक्सर मुझसे बात करने आ जाती थी। जब वो थक जाती तो सीधे मेरे शरीर पर लेटकर सो जाती। कुछ महीने पलक झपकते ही बीत गए। उस दिन डूअर दौड़ती हुई आई। हड़बड़ी में वो मेरे ऊपर बैठ गई। ग्रैंड सरपेंट, मुझे बहुत भूख लगी है। शहर के क्लैन चीफ ने हमारा सारा खाना छीन लिया है। उसने कहा कि ये ग्रेन टैक्स देने के लिए लिया गया है, लेकिन डैई को सच में बहुत बहुत भूख लगी है। मैं समझ गया। उस समय आम लोगों की जिंदगी क्लैंस के रूल में चलती थी। क्लैन चीफ और एल्डर्स ही गांव के असली मालिक होते थे, तो वो जमीन बांटते थे और बेचते थे। यहां तक कि हत्या और आगजनी तक का फैसला भी वही करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे गांव तक हेल भी नहीं पहुंचता। अगर आपके अपने क्लैन का चीफ और एल्डर्स ही बेरहमी से आपको दबाए तो गरीब परिवारों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं पलटा और जंगल में गहराई तक चला गया। डूअर की उम्मीद भरी नजरों के सामने मैं एक छोटा जंगली सुअर घसीटते हुए वापस आया। ये मेरे लिए है। यह देखकर डूअर की आंखें 2 प्यारी क्रेसेंट मून्स जैसी सिकुड़ गईं। वो खुशी से चिल्लाती हुई घर की तरफ दौड़ गई। लेकिन अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब जब उनके पास खाने को था, डूअर के पिता ने भी दिल खोल दिया। उन्होंने कुछ और गरीब परिवारों को भी मांस दे दिया। ये गांव वाले पहाड़ों के किनारे रहते थे, बस साथ रहकर ही वो जिंदा रह सकते थे। शुरू में सबको लगा कि डूअर की किस्मत अच्छी थी, लेकिन जब जंगली सुअर का मांस खत्म हो गया और डूअर फिर से पीछे वाले पहाड़ से कुछ और लेकर आई, तो उसके माता पिता को शक होने लगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब फिर से खाना कम पड़ने लगा तो डूअर एक और भेड़िया लेकर लौटी, जैसे वो उसे भी संयोग से मिल गया हो। इस बार गांव वालों के लिए बहुत हो गया। एक जवान जंगली भेड़िया और उसे भी एक छोटी लड़की पहाड़ी किनारे पर पड़ी हुई मिल गई थी। दर्जनों गांव वाले भेड़िए की लाश के चारों तरफ खड़े थे और शक भरी फुसफुसाहट कर रहे थे। डूअर उनके बीच में खड़ी थी, सिर झुकाए, कुछ बोले बिना। भले ही इस खाने ने गांव को मुश्किल वक्त में सहारा दिया था, लेकिन यह कहानी बहुत ही सुपरनैचुरल लग रही थी। अगर बात बिगड़ गई तो लोग उसे डीमन समझकर जिंदा जला भी सकते थे। डूअर, आखिर हुआ क्या है? डूअर सिर झुकाए खड़ी रही, उंगलियां मरोड़ती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। किसने दिया था तुम्हें? क्या हमारे गांव से होकर जाने वाले वॉन्डरिंग वॉरियर्स में से किसी ने? डूअर के पिता शक की बात कर रहे थे। यही नाम उन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स के लिए होता है जो दुनिया भर में घूमते हैं। लेकिन डूअर ने सिर हिलाकर ना कर दिया। अब डूअर के पिता के पास उसे धमकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सच बोलो, नहीं तो समझो अब तुम्हारा कोई बाप नहीं। डूअर फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उसने सब सच बता दिया। वहां जंगल में मैंने मन ही मन लंबी सांस छोड़ी। थोड़ा सोचने के बाद मैंने खुद को दिखाने का फैसला किया, ताकि देखूं गांव वाले कैसी रिएक्शन देते हैं। इससे पूरी भीड़ बुरी तरह डर गई। मुझे नहीं पता कौन चिल्लाया, जल्दी देखो व्हाइट सरपेंट। सबने उसी तरफ देखा और तब मैंने देखा कि डूअर दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। रोते हुए वो मुझसे लिपट गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सिर झुकाया और धीरे से 2 बार उसके पीछे रगड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। फिर मैं मुड़ा और रेंगता हुआ जंगल की तरफ लौट गया। मैंने दूर से दूसरी तरफ जाकर हालात देखने के लिए बड़ा चक्कर लगाया। जब मैंने देखा कि गांव वाले डूअर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो मुझे राहत मिली। बाद में गांव में इमॉर्टल सरपेंट की लेजेंड फैलने लगी। कुछ गांव वाले तो पीला कागज और मोमबत्तियां लेकर उस जगह भी गए जहां मैं दिखा था, वहां ऑफरिंग्स जलाने और प्रार्थना करने। जो खाना मैं लाता था उसके लिए धन्यवाद देने के अलावा वे अगले साल मौसम अच्छा रहने की भी दुआ मांगते थे। यह सब तो अभी भी ठीक था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोग तो यह भी दुआ मांगते थे कि उन्हें अच्छी फैमिली और परफेक्ट हस्बैंड मिल जाए। क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? इसके बाद हर कुछ दिनों में मैं गांव में गेम लेकर आता रहा, लेकिन अच्छी चीजों का भी अंत होता है। पहाड़ वाले गांव की यह अजीब कहानी जल्दी ही बाहरी लोगों तक पहुंच गई। एक दिन डूअर पीछे वाले पहाड़ की तरफ से दौड़ती हुई आई। वो चिल्ला रही थी, ग्रैंड सरपेंट भागो!
यहाँ कुछ लोग तुम्हें पकड़कर बेचने आए हैं। बहुत से हंटर्स आ चुके हैं, कुछ तो घोड़ों पर भी हैं। पापा ने मुझे कहा है कि तुम्हें तुरंत भागने को कहूं। मैंने सिर हिलाया। फिर मैं मुड़ा और पहाड़ की गहराइयों में रेंगता हुआ चला गया। डूअर ने राहत की सांस ली। उसने दूर जाती मेरी छाया को हाथ हिलाया। उधर गांव में बहुत लोग पहुंच चुके थे। ज्यादातर हंटर्स थे, कुछ आर्म्ड सर्वेंट्स भी थे। कहा गया कि ये गांव के क्लैन चीफ थे। जैसे ही उन्हें मेरे बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत हंटर्स को भेज दिया और खुद पहाड़ में जाने की तैयारी कर ली। बूढ़े और जवान गांव वाले सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। दिल भारी था। वे क्लैन चीफ से रहम की भीख मांगना चाहते थे कि स्पिरिट सरपेंट को छोड़ दे, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ विप के वार मिले। आखिरकार चीफ ने कुछ गांव वालों को पैसे देकर गाइड बना लिया। फिर सरपेंट हंटिंग की टीम पूरे ठाठ बाट के साथ पहाड़ में घुस गई। साधारण समय में भी व्हाइट सरपेंट्स बहुत कम होते हैं, और खासकर मेरे जैसा बड़ा और कॉन्शियस सरपेंट तो और भी रेयर था। मैं एक असली खजाना था। मुझे पकड़कर चाहे गिफ्ट के रूप में पेश किया जाए या बेच दिया जाए, दोनों में जबरदस्त फायदा था। लेकिन इन लोगों ने यह बात भूल दी थी कि चिवांडा पहाड़ों की बैड रेप्यूटेशन बेकार नहीं है। घाटी में लोगों का एक दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूर से उन्हें देखते ही मैं पलटा और रेंगते हुए भाग निकला। मैंने जानबूझकर पीछे तेज स्मेल भी छोड़ दी ताकि हंटिंग डॉग्स और ज्यादा उत्साहित हो जाएं। चीफ के चेहरे पर खुशी आ गई। चलो थोड़ा और, हम उस बड़े सरपेंट को जल्दी पकड़ लेंगे। जो भी उसे पकड़ने में मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। जोरदार इनाम हमेशा ट्रूप्स को जोश दे देता है। थके होने के बावजूद टीम ने फिर से पूरी ताकत से पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे जंगल में घुसे, आसपास का माहौल डरावनी तरह से शांत था। उन बर्ड्स की आवाज, न जानवरों की रोर, यहाँ तक कि एक चूहे की पूंछ तक नजर नहीं आ रही थी। यह भारी सन्नाटा हंटिंग डॉग्स को बेचैन कर रहा था। लेकिन आगे चल रहे हंटर्स ने जल्दी ही एक डिस्कवरी कर ली। चीफ ने अपने घोड़े को तेज किया और पास आया। उसने देखा कि सब लोग कुछ अजीब चीजों के चारों तरफ जमा हो रहे थे। धरती के पिलर्स और इंसान कहीं नहीं। रास्ते में इतने सारे लोगों को देखकर चीफ को इंस्टिंक्टिवली लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने दल को जल्दी करने का आदेश देने ही वाला था कि दूर एक पहाड़ी किनारे पर मेरी टेल एक बड़े पत्थर के चारों तरफ लिपट चुकी थी। मैंने उस पत्थर को पूरी ताकत से उछाला। वो जोर से धरती के एक पिलर पर जा गिरा। क्रैक! पिलर का एक छोटा सा हिस्सा टूटा, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। भिट कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें लगा किसी ने अचानक हमला किया है। वे सब इकट्ठे होकर काफी देर तक सतर्क खड़े रहे। उन्हें कभी समझ नहीं आता कि अगर पत्थर गिरते ही वे भाग जाते तो शायद बच सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक काला बहाव धरती के पिलर से फूट पड़ा, जैसे किसी झरने से निकल रहा हो। उसमें से हाथ जितनी बड़ी एंट्स बाहर निकल पड़ी। मैं पल भर में वो एक काले ओशन में बदल गई, जिसने उन खाली लोगों को निगल लिया। मैं एक बार भी पीछे मुड़े बिना वहां से चला गया। बाद में जो थोड़े लकी लोग भागने में सफल हुए, वे सब पागल हो गए। 100,000 माउंटेन्स ने एक बार फिर खून से साबित कर दिया कि उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दर्जनों लोग पहाड़ में गए थे, बहुत कम लोग ही जिंदा लौटे। उसके बाद मेडिसिनल हर्ब्स तोड़ने वाले भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी समय गांव वालों को समझ आ गया कि मैं मूर्ख नहीं हूं और मैं दूसरे के हाथों से मार करवाने की कला जानता हूं। इसीलिए वे मुझसे और भी ज्यादा डरने लगे। मैं जानता था कि मुझे डूअर से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, वरना उसकी जिंदगी पर मेरा असर बहुत पड़ जाएगा। इसलिए मैंने वापस पहाड़ में लौटने का फैसला किया। इसके पूरे 9 साल बाद मैं फिर गांव के पास लौटा। शायद किस्मत ही थी जो मुझे डूअर से जोड़ती थी। जैसे ही मैं पीछे वाले पहाड़ के पास पहुंचा, मुझे एक सुंदर सी सिलुएट सोच में डूबी खड़ी दिखी। वो छोटी लड़की अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी खुशबू वहीं थी। अगर उसके हाथों पर पड़े कैलोसिटीज न देखो तो डूअर बहुत ही नाजुक लगती थी। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। गांव में उसे सबसे सुंदर लड़कियों में गिना जाता था। डूअर ने जैसे कुछ महसूस किया, वो मुड़ी और बहुत सालों बाद न दिखे उस व्हाइट सरपेंट को देखकर मेरे पास दौड़ती हुई आई। वो बचपन की तरह मुझसे लिपट गई, हंसते और रोते हुए, और मुझे डांटने लगी कि मैं इतने सालों तक गायब क्यों रहा। रात हो चुकी थी, स्टार्स चमक रहे थे। डूअर घास पर बैठी थी और उसकी पीठ मेरे सहारे टिकी थी। उसकी बड़ी आंखें और मेरी टंग दोनों मिलकर स्टार्स की तरफ देख रहे थे। असल में मैं स्टार्स देख ही नहीं सकता था। ट्रेनिंग के बाद भी मेरी तेज मायोपिया ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन इससे मुझे प्रिटेंड करने से कोई रोक नहीं सकता था। मैं शादी करने वाली हूं। गांव का वंगदेज बहुत अच्छा इंसान है, मुझे वह पसंद है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। पिछले महीने मास्टर गो हमारे गांव आया था। उसने मुझे देखा और कहा कि वह मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है। मुझे पता है कि कॉन्क्यूबाइन का कोई स्टेटस नहीं होता। मास्टर गो मेरे पिता की उम्र का है, 40 साल का, लेकिन गांव इतना गरीब है। वंगदेज का परिवार भी गरीब है। हर साल हमें जड़ें खोदकर और छाल खाकर जीना पड़ता है। लेकिन मास्टर गो के यहां अलग है। वहां हर दिन मीट खा सकते हैं, भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं फिर कभी भूखी नहीं रहना चाहती। डूअर बहुत भावुक हो गई थी। मैं जानता था कि वो बस अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, परसों मेरी शादी है। व्हाइट सरपेंट, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने सिर हिला दिया। पहाड़ पर रात तारों से भरी थी।
पहाड़ी ढलान पर दूर कहीं बेबस रोने की आवाज गूंज रही थी। शादी के दिन न म्यूजिक था, न सेलिब्रेशन और न ही बैंक्वेट। एक छोटी पेलंक्विन डूअर को लेने आई और वो सिर्फ एक छोटा सा बंडल साथ ले गई। दी के माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। थोड़ी दूर पर पहाड़ी किनारे एक जवान लड़का घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वो वही वंग था जिसके बारे में डूअर ने बताया था। वो शायद खुद को कोस रहा था कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन ड्यूअर को उसकी फैमिली के लिए खाना नहीं दे सका। या फिर मास्टर गो को कोस रहा था जिसने इतनी समझदार लड़की की जिंदगी खराब कर दी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस मजबूरी में देखता रह गया। जब उसकी पसंदीदा लड़की पलांक्विन में बैठकर चली गई, पलांक्विन के अंदर डूअर ने हाथ से पर्दा उठाया। उसकी नजर उस खेत की तरफ गई जहां मेरी लंबी सफेद सिलवेट थी। उस सुंदर चेहरे पर जो आंसुओं से भीगा हुआ था, एक खुश मुस्कान उभर आई। शायद उसने उस वॉन्ग को बहुत पहले ही निराश कर दिया था जिसे वह दिल से चाहती थी। शायद उस बूढ़े नोटेबल से शादी करना सिर्फ उसकी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए एक गलती थी। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, किस्मत ने उसे 10 साल से ज्यादा परेशान किया था। वो बच्चों के लिए खाना जुटाने को खुद को भूखा मरने नहीं दे सकती थी। वो बस अंत नहीं चाहती थी, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। इसे बस इस निष्ठुर दुनिया और इस किस्मत पर डाला जा सकता है। मैंने उस छोटी पेलंक्विन का पीछा शहर के बाहर एक मैंशन तक किया। मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और दूर से देखा कि पेलंक्विन मैंशन के पीछे वाले दरवाजे से अंदर गई। एक कॉन्क्यूबाइन और बारात जैसा सम्मान नहीं, उसे मेन गेट से अंदर जाने का हक ही नहीं था, न ही हेवन और अर्थ को प्रणाम करने का, और न ही किसी बैंक्वेट का। इसीलिए इसे कॉन्क्यूबाइन लेना कहते हैं। असल में सीधी बात करें तो यह उसके लिए बस एक एंटरटेनमेंट था। मैं देर तक पेड़ पर बैठकर तब तक देखता रहा जब तक सूरज नहीं डूब गया। जब मैंशन में लैंटर्न्स जल गईं, तभी मैं मुड़ा और वापस चला गया। मैं अपने 10,000 पहाड़ों में लौट आया। चुपचाप मैंने उस छोटी लड़की के लिए प्रार्थना की जो कभी इतनी मासूम और जिंदा दिल थी। लेकिन जो लड़की पहाड़ों में बड़ी हुई थी, क्या वह उस बड़े घर की साजिशों और चालबाजियों का सामना कर पाएगी? डूअर के साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने और भी मेहनत से ट्रेनिंग शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि अब मैं दूसरों की किस्मत को किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि 1 साल बाद एक लड़खड़ाती हुई सिलुएट घाटी में आ गिरेगी। उसके कपड़े फटे हुए होंगे और शरीर पर चोटों के निशान होंगे। वो जैसे बेहोश सा लग रहा था। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था और किसी वजह से मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मेरी परसेप्शन के हिसाब से वह डूअर का बड़ा भाई वंग था। स्पिरिट सर्पेंट, स्पिरिट सर्पेंट, मैं आपसे विनती करता हूं, डूअर को बचा लीजिए। इन चीखों को सुनते ही मैं तुरंत एक सफेद रोशनी की तरह बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वही पहाड़ी थी। डूअर के माता पिता और गांव के पहाड़ी लोग उस लड़की के पास थे जो मरणासन्न हालत में थी। जैसे ही मेरी सिलुएट दिखाई दी, सब लोग जमीन पर झुक गए। चटाई पर पड़ी डूअर ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की और फिर भी इतनी चुभने वाली मुस्कान। उसका शरीर घावों से भरा था, शायद डंडों की मार से। इमॉर्टल सर्पेंट, मैं आपसे विनती करता हूं, हमारी डूअर को बचा लीजिए। वह बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया, उम्मीद से भरा हुआ। दुर्भाग्य से मुझे लोगों को ठीक करना नहीं आता। छोटें बहुत ज्यादा थीं, अंदरूनी अंग बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब कोई दवा काम नहीं कर सकती थी। भीड़ की रोने की आवाज और तेज हो गई। उनकी नजर में अगर मैं भी कह दूं कि वह नहीं बच सकती, तो सच में अब कुछ नहीं बचा था। डूअर ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि ग्रैंड सर्पेंट को परेशान मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर लेटकर आसमान के बादल देखना चाहती हूं। मैंने सिर हिला दिया। मेरी टेल धीरे से डूअर के शरीर के चारों तरफ लिपट गई और उसे मेरे ऊपर रख दिया। मैंने गोल घेरा बनाकर उसे बचा लिया। हम दोनों ने साथ में आकाश की तरफ देखा। शुक्रिया। डूअर चली गई। जिंदगी नाजुक है, फिर भी बहुत मजबूत, पल भर की है, फिर भी अनंत जैसी लगती है। वही शांत पहाड़ी, उस पर अब एक नई ग्रेव खड़ी थी। मैं उसके पास लिपटा हुआ रहा और सोचता रहा कि डूअर पहाड़ी गांव से निकलकर आखिर यहां लौट आई थी। यही उसका आखिरी रिफ्यूज था। वंग नाम का वह जवान आदमी जिसका शरीर चोटों से भरा था, ग्रेव के सामने बैठा बड़बड़ा रहा था। डूअर की लाइफ बड़े घर में आसान नहीं थी। उस बूढ़े कमीने ने उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव ही नहीं किया। पहली वाइफ उसे हर दिन पीटती थी। वो अक्सर बिना वजह उसे मारती और गालियां देती थी। वो घर लौटना चाहता था, लेकिन नोटेबल गो उसे जाने नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले नोटेबल गो ने डूअर को पुराने मास्टर ऑफ द चाओ फैमिली को देने की कोशिश की थी। डूअर ने पूरी ताकत से मना कर दिया। तब पहली वाइफ ने सर्वेंट को आदेश दिया कि उसे डंडों से बुरी तरह पीट दिया जाए। जब डूअर के पिता और मैं पहुंचे, तब तक डूअर बहुत बुरी हालत में थी। वो बस आखिरी सांसों के सहारे वापस घर आ पाई थी। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। सिर्फ मैं जानता था कि मेरे अंदर कितनी आग थी। रात में वोंग ने अपनी लकड़ी काटने वाली हाथ पकड़ ली। एक आदमी और एक सर्पेंट हम शहर की तरफ निकल पड़े। एक व्हाइट सर्पेंट को मारने से डर नहीं लगता और न ही बुरे कर्मा से।
उन लोगों ने डुअर को मरने पर मजबूर किया था। मुझे उसका बदला लेने का हक था। एक सरपेंट की जिंदगी समर्पण की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। उस रात बड़े जमींदार के मैंशन में मजदूरों और सर्वेंट्स को छोड़कर एक भी जिंदा नहीं बचा। सारी चोटें सरपेंट बाइट्स थीं। मेरी जहर की एक बूंद ही एक इंसान को मारने के लिए काफी थी। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि यह मामला वांग नाम के उस युवक के लिए मुसीबत बने। मुझे लगा कि ये लोग कभी च्यू पहाड़ों में आकर एक सरपेंट को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। गांव लौटकर छोटे भाई वंग ने डुअर की ग्रेव के सामने कहा कि उसने उसका बदला ले लिया है। अब वह भी एक वाइफ ढूंढेगा, शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा। अगले दिन मैजिस्ट्रेट ने गो फैमिली वाले मामले की जांच की। फिर वह डुअर की ग्रेव पर गया। वहीं उसने मुझे अपनी आंखों से ग्रेव की रखवाली करते देखा। पूरी कहानी जानने के बाद मैजिस्ट्रेट ने लंबी सांस ली। पहाड़ों के जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं। इस तरह मर्डर का मामला कुछ अजीब ढंग से बंद कर दिया गया। कुछ लोग चाहते थे कि अथॉरिटीज कुछ करें, लेकिन उन्हें सख्ती से टाल दिया गया। मैजिस्ट्रेट ऑफिस का संदेश साफ था, अगर दिल में दम है तो खुद जाओ। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि व्हाइट सरपेंट कहां है। लेकिन इतनी हिम्मत कौन करता। जब लोगों को किसी क्लैन चीफ वाली पुरानी कहानी याद आई तो सब चुप हो गए। और मेरी तरफ से मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पता था कि मरने के बाद इंसान बुझी हुई लैंप जैसा हो जाता है। डुअर अब नहीं रही थी। मेरा मन भी पहाड़ों से बाहर दुनिया देखने का नहीं रहा। मैं समझदारी से अपने इलाके में ही रहा और अपनी कल्टीवेशन को और बेहतर करता रहा। 10 साल से ज्यादा पल भर में बीत गए। उस दिन मैं धीरे धीरे अपनी पुरानी स्किन से बाहर निकला। मेरा शरीर अब 8 मीटर तक पहुंच चुका था। मैं एक असली विशाल बीस्ट बन चुका था। लेकिन अपने ही इलाके में मुझे फिर एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी पड़ी। वो एक लॉर्ग्री था जिसने अपनी कॉन्शियसनेस जागी थी। वो अभी कल्टीवेशन की बेसिक बातें ही समझना शुरू कर पाया था। वो ताकतवर शिकार को खाकर खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। इसलिए जब उसे मेरे बारे में पता चला तो वो लगातार मुझे उकसाने लगा। शुरुआत में मैंने उसे इग्नोर करना चाहा, इस उम्मीद में कि वो कोई और शिकार ढूंढ लेगा। लेकिन उसे लगा कि मैं आसान शिकार हूं। तब मैंने फैसला किया कि अब इस बदमाश ग्रे वुल्फ का काम तमाम कर देना चाहिए। तैयारी करने के बाद जैसा सोचा था, ग्रे वुल्फ फिर मुझे उकसाने आ गया। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसकी नजर में एक व्हाइट सरपेंट बस एक बढ़िया खाना था। मुझे खा जाने से वो और ताकतवर बन जाता। इसलिए उसने लड़ाई की जगह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आमने सामने आते ही दोनों बीस्ट्स एक दूसरे से पीछे नहीं हटे। पहले ही हमले में ये लड़ाई लाइफ एंड डेथ बैटल बन गई। मैंने जानबूझकर एक खुली जगह छोड़ी, अपने शरीर को फंसाने वाले ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया ताकि ग्रे वुल्फ पास आ जाए। जैसे ही उसके फैंग्स मेरे शरीर में धंसे, मैंने उसके शरीर में पीछे से अपना वेनम डाल दिया। ग्रे वुल्फ के नुकीले दांत सुइयों की तरह थे और उन्होंने मेरे मुंह को चीर दिया। मेरा खून बहुत जोर से बहने लगा। खून की गंध से और भड़ककर ग्रे वुल्फ और भी पागलपन से लड़ने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी वाइल्ड नेचर भी पूरी तरह जाग उठी। आखिरकार मैंने उस लुप को एक गहरे पानी के कुंड की तरफ खींच लिया। जैसे ही वो पानी में गिरा, ग्रे वुल्फ समझ गया कि अब उसका अंत तय है। पानी के अंदर उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। यह लड़ाई बाहर से भले ही छोटी लगी हो, लेकिन असल में आधे घंटे से भी ज्यादा चली थी। मेरी चोटों की वजह से बहुत खून निकल चुका था और अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची थी। मुझे तुरंत मांस और खून खाने की जरूरत थी। जैसे ही मैंने उसके ठंडे और साफ खून के बड़े घूंट पिए, मेरे पेट में अचानक तेज गर्मी फैल गई। उसके ऊपर मेरी चोटें भी बहुत गंभीर थीं और फिर मैं बेहोश हो गया। मेरा विशाल स्नेक बॉडी बहाव में बहता हुआ नदी के साथ आगे बढ़ गया। उसी समय एक झोंपड़ी के पास बने आंगन की बाड़ का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत जिनके बाल सफेद थे और चेहरा बहुत दयालु था, बाहर निकली। वो लकड़ी की एक टोकरी लिए हुए थी जिसमें कपड़े भरे थे और वेस्ट की तरफ जा रही थी। एक छोटा पीला मिक्स्ड ब्रीड पपी जो अभी अभी दूध छोड़कर बड़ा हुआ था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक वो खुशी से उछलने कूदने लगा। छोटा पीला कुत्ता वेस्ट की दिशा में भौंकने लगा। शुरुआत में बूढ़ी औरत ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो नदी किनारे नहीं पहुंच गई और उसने पानी में डूबा हुआ वो विशाल शरीर नहीं देख लिया। धड़ाम! लकड़ी की टोकरी जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठ गई और सिर झुकाकर बुदबुदाने लगी। हे भगवान, ये तो कमाल है! आसमान से एक ड्रैगन कैसे गिर सकता है? जो बूढ़ी औरत कभी कुछ ऐसा देखी ही नहीं थी, उसने मुझे आसमान से गिरा हुआ ड्रैगन समझ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके ये शब्द बोलते ही मैं जो अभी भी बेहोश था, मेरी आत्मा की गहराई में जो पहले ही बहुत कमजोर थी, मुझे एक नई एनर्जी महसूस हुई और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे नहीं पता था कि इसे लेजेंडरी ब्लेसिंग कहते हैं, वो फॉर्च्यून जिसका हर स्पिरिट सपना देखता है। सिर झुकाने के बाद बूढ़ी औरत ने अपनी पैंट ऊपर की ओर बड़ी मेहनत से मुझे पानी से बाहर खींच लिया। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। इतनी देर तक उसमें पड़े रहने से मेरा टेम्परेचर बहुत गिर गया था और मुझमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। बूढ़ी औरत ने मुझे पानी से निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया।
उसने अनजाने में मेरी हीलिंग तेज कर दी। जब उसने देखा कि ड्रैगन अभी भी नहीं जागा तो वो दयालु बूढ़ी औरत अपने घर से एक इंसेंस बर्नर भी ले आई और मेरे सामने उसे जलाने लगी। उसने मेरे सिर के नीचे रखने के लिए सूखी घास का एक गट्ठर भी ढूंढ लिया। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली। जैसे ही मैंने सिर उठाया मैंने अपने सामने इंसेंस बर्नर देखा, साथ ही घुटनों के बल बैठी बूढ़ी औरत और भौंकता हुआ छोटा पपी भी। पहली बार जब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे मुझे उसकी काइंडनेस के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो मैंने ग्रेटिट्यूड में 3 बार सिर हिलाया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई जब उसने ड्रैगन को सिर हिलाते देखा। वो तुरंत फिर से दुआएं मांगने लगी, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने लगी और अपने मरे हुए पति की अच्छी रिनकार्नेशन के लिए भी प्रार्थना करने लगी। सच में ड्रैगन्स और ह्यूमंस एक ही दुनिया के नहीं होते। मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मेरे पास पहाड़ों में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं गया। एक अजीब सी स्थिति में मुझे महसूस हुआ कि मैं उस बूढ़ी औरत का ऋणी हूं। मुझे उसका एहसान चुकाना था। अकेली रहने वाली एक बूढ़ी दादी को जरूर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जब जरूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद कर सकता हूं। यह मुझे धरती की एक पुरानी लेजेंड याद दिलाता है, व्हाइट सर्पेंट की लेजेंड। एक शक्तिशाली डीमन जो हवा और बारिश को भी बुला सकता है। काफी डरावनी बात है। अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद करने के लिए वो आखिर में उससे शादी कर लेती है। ये तो बहुत ही भयानक है। उस समय उसने तुम्हारी जान बचाई थी, आज बस बदले में उसकी जान बचानी होती। नहीं, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। तो मैं जंगल में जाकर बस गया, बूढ़ी दादी के घर के पास। कुछ समय के लिए वहीं रहने लगा। 6 महीने बाद इस शांत जगह पर एक भयानक कैलेमिटी आ गई। आसमान के नीचे जो लंबे समय से बंटा हुआ था वो अब एक होने लगा, और जो लंबे समय से एक था वो बंटने लगा। युद्ध की भड़कती लपटें 10 लाख पहाड़ों की सीमा तक पहुंच गईं। सरकार ने सेहतमंद आदमियों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। जमींदारों ने इसी का फायदा उठाकर जमीनें हड़प लीं और टैक्स बढ़ा दिए। और फिर वे तथाकथित हीरोज भी थे जिन्होंने इसका फायदा उठाकर विद्रोह शुरू कर दिया। गरीब पहाड़ी गांव पहले ही अपने सारे जवान पुरुषों से खाली हो चुका था। भर्ती की कई लहरों ने 15 साल से बड़े सारे लड़कों को उठा लिया था और पीछे सिर्फ बूढ़े कमजोर औरतें बची थीं। जवान पुरुषों के बिना कोई पहाड़ी गांव नेचुरली बैंडिट्स का आसान शिकार बन जाता है। एक दिन जब मैं हमेशा की तरह अपनी बहुत कमजोर नजर के साथ था तो गांव के पीछे की पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही मैं अपनी थर्मल विजन से देख पाया कि गांव में आग लगी हुई थी। वहां बहुत से नए लोग घूम रहे थे, सामान ढूंढते और लूटते हुए। बैंडिट का पुराना धंधा प्राचीन समय में बहुत फल फूल रहा था। कहा जा सकता है कि कोई भी इसमें हाथ आजमा सकता था, खासकर ट्रबल्ड टाइम्स में। ऐसे समय में वे पानी में मछली जैसे थे, पूरी तरह आजाद। किस्मत अच्छी हो तो सरकार उन्हें माफ भी कर सकती थी और वे रातों रात लोकल ऑफिशियल्स बन सकते थे। थोड़ा सोचने के बाद मैं घासों के बीच से रेंगता हुआ बूढ़ी दादी के घर की तरफ बढ़ा। बैंडिट्स गांव में दहशत फैला रहे थे। कुछ लोकल बैंडिट्स बड़े शोर शराबे के साथ बूढ़ी औरत के घर के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैं एक विशाल व्हाइट सर्पेंट अपनी पूरी ऊंचाई में खड़ा था। चिल्लाने और भागने का वक्त मिलने से पहले ही मैंने उन्हें अपने मुंह में पकड़ लिया और जोर से हिला दिया। एक मॉन्स्टर! इस चीख के बाद बाकी बचे बैंडिट्स खरगोशों की तरह भाग खड़े हुए। हे महान डिवाइन ड्रैगन, कृपया हमारे गांव को बचाइए, हम अब और जिंदा नहीं रह सकते। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया, आंसुओं से रोता हुआ। यह दृश्य सच में सहन नहीं किया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया इतनी बदहाली में क्यों डूबी है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। ये सारे खूंखार बैंडिट्स सब सेबर्स, स्पीयर्स और बोस से लैस थे। अगर मैं ऐसे ही सीधा उन पर टूट पड़ूं तो बहुत संभावना है कि वो मुझे काट कर खाना बना दें। मुझे बस अपनी बेनिफैक्ट्रेस की रक्षा करनी है। हीरो बनना इतना आसान नहीं होता, और फिर मैं तो बस एक सर्पेंट हूं। कम से कम इतना तो अच्छा है कि मैं किसी को खाता नहीं। फिर वर्ल्ड सेवर बनने की तो बात ही क्या है। तो मैं बूढ़ी औरत के दरवाजे के सामने लिपट कर बैठ गया और दूर से गांव से उठता काला धुआं देखता रहा। अगले ही पल मैं अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से पागलों की तरह पहाड़ों की तरफ भाग निकला। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था, इस दुनिया में सचमुच मॉन्स्टर्स और कल्टीवेशन करने वाले इमॉर्टल्स हैं। मेरी थर्मल विजन ने साफ तौर पर एक ऐसे इंसान को पकड़ा जो हवा में उड़ रहा था, और फिर जमीन पर पड़े बैंडिट्स की लाइफ दिखाने वाली थर्मल सिग्नेचर्स एक एक करके खत्म होने लगी और शरीर का टेम्परेचर गिरना कोई हल्की सी फीवर नहीं होता। इसका मतलब था कि वे मर चुके हैं। उनके शरीर धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे थे। जो हवा में उड़ सकते हैं वे जरूर इमॉर्टल्स होंगे, और इमॉर्टल्स को हमेशा डीमंस का शिकार करना और मॉन्स्टर्स का सफाया करना पसंद रहा है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक सफेद रेखा जंगल के पार दौड़ती चली गई। भले ही मैं पहाड़ों में गहरा उतर गया, फिर भी मेरे मन की बेचैनी दूर नहीं हुई। जिंदा रहने के लिए मैं रुक नहीं सकता था, एक पल के लिए भी नहीं। मैं पूरी ताकत से भागता रहा। पहाड़ों के उस पार 2 सुंदर आंखें सफेद सरपेंट के गायब होने की दिशा को देख रही थीं। जमीन पर सफेद छाया पहाड़ियों को बिना रुके पार कर रही थी। वो नालों को पार करती हुई उस धारा का पीछा कर रही थी जिसने मुझे कभी पहाड़ों से बाहर निकाला था, और फिर और ऊपर की तरफ भाग रही थी। जब कोई जानवर खतरे में होता है
उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है अपने बिल में लौट जाना। मैं भी यही सोच रहा था, और अगर यह काम न करे तो मैं किसी गहरे पानी वाले गड्ढे में छिप जाऊंगा। मैं वहां 10 या 15 दिन तक दबा रह सकता हूं। मुझे यह नहीं पता था कि कुछ लोग आसमान में उड़ रहे हैं और वे मेरी इस भागती हुई हालत को बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। आसमान में 3 लोग एक फ्लाइंग सोट पर खड़े थे। अगर मैं उन्हें देख लेता तो मेरा मुंह खुला रह जाता। मैंने अनगिनत बार फ्लाइंग सोट पर उड़ने का सपना देखा था। आज मेरा सपना सच हो रहा था। बस फर्क इतना था कि उड़ कोई और रहा था। 2 बच्चे एक वुमन से मजबूती से चिपके हुए थे। वो वुमन लगभग 30 साल की थी। उसकी शान, सुंदरता, समझदारी और भव्यता सब असाधारण थे। लगता था जैसे 9 हेवन से उतरी कोई देवी हो। देखते हैं तुम कहां भागते हो, व्हाइट वर्मन। मास्टर, आप बहुत तेज हैं। दोनों बच्चे मुश्किल से 10 साल के थे। एक लड़का और एक लड़की। दोनों की पीठ पर सोड थी। उन्होंने नीले पैटर्न वाले सफेद ट्विस्ट रोब्स पहने थे। पैरों में एज्योर क्लाउड शूज थे और उनके बाल जेड पिन से बंधे थे। वे किसी लेजेंड से निकले डिवाइन चिल्ड्रन जैसे लग रहे थे। वो वुमन मुस्कुराई। इसे मारना क्यों चाहते हो? यह विकेट क्रीचर दिन दहाड़े इंसानों के बीच केओस फैला रहा है। अगर इसे नहीं मारा गया तो जनता का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। और इसने किसको मारा है? किस तरह के लोगों को? विलेज वालों को। और अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो उस बेचारी बूढ़ी औरत का बहुत बुरा अंजाम होता। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर से पूछ लीजिए। छोटा लड़का दूसरी तरफ वाली छोटी लड़की की ओर मुड़ा। छोटी लड़की ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। 10,000 बुक्स पढ़ना 10,000 प्लेसेस घूमने जितना नहीं होता। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें तुम दोनों को पहाड़ से और ज्यादा बार नीचे लाना चाहिए। सभी ह्यूमंस अच्छे नहीं होते और सभी डीमंस बुरे भी नहीं होते। जो बैंडिट्स दहशत फैला रहे थे वे ही बुरे थे। व्हाइट सरपेंट ने सिर्फ अपने दुश्मनों को मारा, किसी निर्दोष को नहीं छुआ। तो फिर बताओ, क्या यह सरपेंट ज्यादा घिनौना है या फिर ये अपराधी बैंडिट जिनके गुनाह माफ करने लायक ही नहीं है? दोनों यंग लोग चुपचाप सिर झुका लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि डीमंस अच्छे भी हो सकते हैं। कभी मत भूलना, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचो। सिर्फ दिखावे के आधार पर कभी फैसला मत करो। जी मास्टर। वो वुमन जैसे समझ गई थी कि उसके दोनों डिसाइपल्स क्या सोच रहे हैं। व्हाइट सरपेंट अपने डन में लौट गया है। चलो करीब से देखते हैं। घाटी में लौटते ही मैं हांफते हुए आखिरकार राहत की सांस ले पाया। लगातार भागना बहुत भारी पड़ गया था। मैं बेहिसाब थक चुका था। मैं अपने टेरिटरी में मौजूद पुराने जुंकों के इर्द गिर्द आसानी से लिपट कर चढ़ जाता हूं। पुराने पेड़ की ब्रांचेस तक अब चिकनी हो चुकी थीं। बाहर की दुनिया सच में एक बड़ा मैस है। अब तय कर लिया है, मैं फिर कभी बाहर कदम नहीं रखूंगा। आसमान में वो ट्रियो इस दिलचस्प सरपेंट वुमन को मजे से देख रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये भले ही सेक्रेट प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा जगह है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी ठीक ठाक है। ऐसी जगह जिसे गॉड्स, स्पिरिट्स और बाकी सब नजरअंदाज करते हैं। घाटी की खाई और आसपास की चट्टानें मिलकर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डायग्राम बनाते हैं, बस थोड़ा कच्चा सा। और ये पुराना जंको उसका सेंटर है। यह सरपेंट वुमन तो काफी लकी है। पलक झपकते ही ट्रियो उस बड़े पत्थर पर आ खड़ा हुआ जो पेड़ के नीचे था। जिज्ञासा से छोटी लड़की झुकी। उसने हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को छुआ जो व्हाइट सरपेंट की आवाजाही से चिकना हो चुका था। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। ये तीनों कौन हैं? गॉड हैं या इमॉर्टल्स? अब अपने ही डेन तक पीछा किया जाना। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि भागूं या नहीं, या फिर मैं एक आम जंगली बीस्ट बनने का नाटक ही जारी रखूं। इंस्टिंक्ट के दबाव में मेरे शरीर ने रिएक्ट किया और वार्निंग की तरह मेरी शार्प फैंग्स बाहर आ गईं। ये वुमन कितनी खूबसूरत है। अगर वो मुझे देखकर मुस्कुराती नहीं तो और भी खूबसूरत लगे। एक छोटा सा सरपेंट जिसने अभी मुश्किल से अपना कोर कंडेंस किया है और फिर भी इतनी तेज इंटेलिजेंस है। दिलचस्प। ये सुनते ही मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैंने अपनी अटैक वाली पोस्चर तुरंत छोड़ दी। मैं पेड़ के तने से फिसलकर नीचे आया और जमीन पर लिपट गया। सिर और शरीर जमीन से चिपका दिए, पूरी तरह समर्पण में। मैं और कर भी क्या सकता था? क्या तुमने उसका फ्लोटिंग सोड नहीं देखा? यह तो सोड इमॉर्टल है, मूर्ख। सिर झुकाए मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। बस यही उम्मीद थी कि यह बड़ी लेडी मेरे मामले में न पड़े। फिर अपनी बेहद तेज सूंघने की शक्ति से मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास आ रहा है। मेरे पेट ने कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस की। कोई शक नहीं, वो जरूर वही थी। उसका लेवल इतना ऊंचा था कि वो बर्फ पर भी चले तो निशान नहीं छोड़ती। अब बात यह थी कि मेरे सामने 3 लोग थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 को ही महसूस कर पा रहा था, बच्चों को। और वुमन को मैं सिर्फ उसकी स्मेल से पहचान पा रहा था। वह वुमन मुझे देख रही थी। एक सामान्य सा व्हाइट सरपेंट, लेकिन उसमें कुछ अलग था। आम बीस्ट से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आमतौर पर माउंटेन स्पिरिट्स और वाइल्ड मॉन्स्टर्स की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस व्हाइट सरपेंट की इंटेलिजेंस बहुत असाधारण थी। हमें देखते ही उसका चौंकना, फिर मेरी बात सुनकर उसका घबरा जाना, भागने की कोशिश करना और फिर उसकी चालाकी।
और सिर्फ मेरी एक बात सुनते ही उसका डरकर जमीन पर लौट जाना। बहुत दिलचस्प। फिर उसके दिमाग में एक मजेदार ख्याल आया। छोटे सरपेंट, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ पर चलकर एक गार्डियन बीस्ट बनना चाहोगे? असल में वुमन की शुरुआत में ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वो तो बस क्यूरियोसिटी में बाहर निकली थी, कल्टीवेशन से थोड़ा ब्रेक लेकर बोरियत दूर करने। और यह भी नहीं कि उसने उस बीस्ट की बड़ी इंटेलिजेंस देखकर फैसला बदला था। भले ही यह व्हाइट सरपेंट इंटेलिजेंट था, लेकिन इस दुनिया में इससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान डीमंस भी थे। जिस चीज ने उसका मन बदला वो थी मेरी व्हाइट सरपेंट स्किन। इतनी पतली, चिकनी और सुंदर। सच तो यह है कि विमेन को सुंदर चीजें बहुत पसंद होती हैं। जैसे कोई सुंदर ब्रेसलेट देख लें तो उसे अपना बनाने का मन करने लगता है। मैंने सिर उठाया और उस वुमन के चेहरे पर खुशी भरी एक्सप्रेशन देखी। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने मना कर दिया होता तो भी मुझे पक्का यकीन था कि ये वुमन बुरी नहीं थी, उसका दिल अच्छा था। लेकिन कौन जानता, कहीं उसे मेरी स्किन से वॉलेट बनाने की क्रूर इच्छा ना हो जाए। मानना पड़ेगा, पुराने समय में लोगों के दिल कुछ अच्छे थे। अगर कोई सरपेंट पसंद आ जाता तो उसे पूरा घर ले जाकर गार्ड के तौर पर रख लेते थे। आजकल की तरह नहीं, जहां सरपेंट की स्किन से सीधे वॉलेट या हैंडबैग बना देते हैं। जहां तक उन 2 बच्चों की बात थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उन्हें एक और सरपेंट होने में मजा आ रहा था। एक लो लेवल डीमन सरपेंट को ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं थी। वुमन ने अपनी लंबी स्लीव हिलाई और मुझे अंदर खींच लिया। सब कुछ काला हो गया और मैं बेहोश हो गया। एक चीज की तरह इस्तेमाल किया गया सरपेंट, एक डीमन बीस्ट। जब मेरी आंख खुली, मैं एक ऊंचे पहाड़ पर था, किसी ऊंची माउंटेन रिज पर। सबसे पहले जो मैंने देखा वो था एक विशाल चट्टान। इसी इलाके में कोई इमारत नहीं थी। उस पर 3 बड़े अक्षर खूबसूरत और ताकतवर कैलीग्राफी में खुदे हुए थे, माउंट यूए। धुंध को चीरता हुआ यह पर्वत आकाश तक उठा हुआ था। यह किलिन की अनगिनत चोटियों पर भारी पड़ता था। हजारों शानदार पीक्स, एक विशाल और खुली दुनिया। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में मैंने माउंट हुआ देखा था, लेकिन यह पहाड़ उससे भी ऊंचा था, और भी बड़ा, और भी खड़ा, और भी भव्य। तभी मुझे समझ आ गया कि मैं एक एक्सपर्ट के पास पहुंच गया हूं। शुरू में मैं गार्डियन बनने के लिए पकड़े जाने के खिलाफ था, लेकिन अब लग रहा था मेरी किस्मत पलट गई है। ऐसा सहारा मिल जाए तो जिंदगी सेट है। यहां तक कि इस एक्सपर्ट के फेंके हुए बेकार सामान से भी मेरे जैसे सरपेंट को बहुत फायदा हो सकता था। वो वुमन अपने 2 छोटे अप्रेंटिसेस को ले चल रही थी और बातें करते हंसते पहाड़ चढ़ रही थीं। मैं उनके पीछे पीछे था। अपनी बहुत कमजोर नजर के बावजूद मैं भी रास्ते का खूबसूरत नजारा देख पा रहा था। पत्थरों की सीढ़ियों वाले संकरे रास्ते जो खाई के किनारे किनारे थे। हर तरफ छोटे बड़े झरने दिखाई दे रहे थे। तालाबों का पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तक दिख रही थीं। ऊंची चट्टानें, बादलों को चीरती पहाड़ियां, अनगिनत गहरी घाटियां, अजीब पत्थर और स्पिरिचुअल ट्रेजर से भरी जगहें। पहाड़ के बड़े बड़े हॉल्स एक दूसरे के ऊपर बने थे, जैसे कोई हेवनली पैलेस हो। आकाश की तरफ देखते ही एक विशाल मैजिकल फॉर्मेशन धीरे धीरे घूम रहा था। अब समझ आया कि ये लोग समिट तक उड़कर नहीं जाते, बल्कि पैदल चढ़ते हैं। शायद स्काई एक नो फ्लाई जोन है। पहाड़ी रास्तों पर कभी कभी सफेद और नीले पैटर्न वाले टोस्ट रोब्स पहने हुए प्रैक्टिशनर्स मिलते थे। सबसे मिलते ही वो वुमन को झुककर रास्ता देते थे। ये प्रैक्टिशनर्स बहुत अमीर लग रहे थे। उनके कपड़ों पर सोने या चांदी की कढ़ाई थी और उनके पास ऐसी सोर्ड्स थीं जो सचमुच ट्रेजर्स लगती थीं। मुझे लग रहा था कि अगर इन लोगों को पकड़कर अच्छी तरह निचोड़ दिया जाए तो उनसे अच्छा खासा फायदा निकल सकता है। इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। यह जगह चन पैलेस है। उस वुमन का नाम यूरोंग है। वो पैलेस मास्टर की स्वॉन सिस्टर है। छोटे लड़के का नाम यंगम है और छोटी लड़की का नाम शूलिंग। वे यूरोंग के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। मैंने सुना कि पूरे चन पैलेस में यूरोंग के बस यही 2 डिसाइपल्स हैं। उनका डिसाइपल बनने के लिए अनगिनत लोग लड़ते, लेकिन सब बेकार। लगता है मैं बहुत बड़े आदमी से टकरा गया हूं। थोड़ी देर बाद हम पैलेस के विशाल और पुराने गेट के सामने पहुंच गए। एंट्रेंस पर खड़े दर्जन भर गार्ड्स को देखकर मैं बहुत घबरा गया। गेट पर 3 बड़े अक्षरों में स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे शब्द लिखे थे, चुन पैलेस। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गेट पार करते ही हवा असाधारण रूप से ठंडी और ताजा लगी। मैं तीनों के पीछे पीछे घूमता रहा। मैं एक ऐसे चौक से गुजरा जहां बहुत से डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर एक एक करके खूबसूरत हॉल्स के सामने से निकला। पत्थरों के पुलों और लंबे गलियारों से गुजरता रहा। काफी देर बाद मैं एक अलग थलग और शांत सुंदर हॉल के सामने पहुंचा। यह हॉल खाई के किनारे खड़ा था। बादलों का समुद्र लहराता हुआ लग रहा था। पुराने इमारतें भव्य और शांत थीं। इस बड़े खाली हॉल को देखकर, जहां बस 3 लोग थे, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मुझे यहां क्यों लाया गया था। तो मुझे गेट गार्ड बनाने के लिए लाया गया था। खैर,
अब वॉलेट, हैंडबैग या स्वादिष्ट स्नेक सूप बनने का डर नहीं रहा। ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड पूजा की जरूरत, न कोई सेरेमनी। 8 सिरों वाला स्पिरिट सर्पेंट लौटकर गेट गार्ड बना है। यह डिसाइपल स्वीकार करने जैसी बात तो है नहीं। औपचारिकता की जरूरत नहीं। यूरोंग ने सख्त आवाज में कहा, अब से यह पैलेस तुम्हारा रेजिडेंस होगा। तुम्हें पास के पीक्स वाले टेम्पल्स की पेट्रोलिंग भी करनी होगी। मैंने किचन्स और इंटरनल अफेयर्स ऑफिस को पहले ही बता दिया है। तुम जाकर किचन्स में खाना खा सकते हो। और याद रखना, कहीं भी मनमर्जी से मत घूमना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। वैसे भी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। व्हाइट सर्पेंट की इंटेलिजेंस देखकर यूरोंग बहुत संतुष्ट हुई। फिर उसने व्हाइट सर्पेंट की मौजूदगी की परवाह किए बिना सीधे अपने 2 डिसाइपल्स को कल्टीवेशन सिखानी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं अनजान बनने का नाटक करूंगा। मैं हॉल के एक कोने में जाकर सिमट गया और चुपचाप सुनने लगा। दोनों डिसाइपल्स में यांगम मेरे प्रति बहुत फ्रेंडली नहीं था। वो मुझे बार बार गुस्से भरी नजरों से देखता था। छोटी शूलिंग शरारती थी। कभी कभी वो हाथ बढ़ाकर मेरे स्केल्स छू लेती थी। अब मुझे हंटिंग की चिंता नहीं थी और न ही किसी प्रेडेटर के सामने सावधान रहने की जरूरत थी। शुरू में मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ी परेशानी हुई। यहां बहुत शांति थी, बहुत सेफ्टी थी। दाऊ 1 को जन्म देता है, 1 2 को, 2 3 को और 3 सब कुछ को जन्म देता है। यह वाक्य मुझे जाना पहचाना लगा। पिछली जिंदगी में मैंने इसके बारे में सुना था। दिखने में साधारण, लेकिन असल में बहुत गहरी बात थी। बाहर बड़े हॉल के सामने इमॉर्टल क्रेन्स पंख फड़फड़ा रही थीं, क्लाउड्स और मिस्ट हिल रहे थे, और अंदर सबके सामने एक व्हाइट सर्पेंट चोरी छिपे कॉर्प्स उठा रहा था। यहीं से मेरी कल्टीवेशन लाइफ शुरू हुई। जब मेरा कोई काम नहीं होता तो मैं पैलेस के आसपास घूमता, चूहे भगाता, मच्छर मारता, फिर हॉल के सामने वाले चौक पर जाकर यूरोंग के 2 डिसाइपल्स को प्रैक्टिस करते देखता। सुबह मैं खाई के किनारे जाकर क्लाउड्स और मिस्ट एब्जॉर्ब करता, और जब बोरियत होती तो टी टेबल पर रखी जेड बॉटल को घूरता। उसके अंदर स्वादिष्ट मेडिसिनल पिल्स थीं, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण सर्पेंट खाने का हक रखता हो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। आखिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ खाना भी चाहिए। कल्टीवेशन के बिना काम चल सकता है, लेकिन खाना छोड़ा नहीं जा सकता। यह मेरी बचपन की आदत का नतीजा था, जब मैं ठीक से खा भी नहीं पाता था। मैंने यूरोंग के पैलेस से बाहर निकलते समय अपनी गर्दन में एक जेड पेंडेंट लटका लिया और किचन्स की तरफ निकल पड़ा। वो पेंडेंट मुझे यूरोंग ने दिया था। उसे डर था कि पैलेस का कोई अनजान डिसाइपल हालात समझे बिना व्हाइट सर्पेंट पर तीर चला देगा। इससे मैं बहुत खुश था। मारे जाने से बेहतर है कि पहचान वाला टैग हो। मैं सर्पेंट की सूंघने की शक्ति के सहारे पहाड़ियों, नालों और एक छोटे पत्थर के पुल के रास्ते रेंगता हुआ चला। ज्यादा देर नहीं लगी, मैं स्मेल पकड़कर किचन्स तक पहुंच गया। किचन बहुत विशाल था। उसे पहाड़ पर सभी लोगों का पेट भरना था। सच है कि कल्टीवेटर्स को हर दिन खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी लोग, लो लेवल डिसाइपल्स और बाकी स्टाफ को तो संभालना पड़ता था। जगह बहुत बस्टलिंग थी। ये कुछ बड़े कैंटीन जैसी लग रही थी। कैंटीन का आकार देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि पहाड़ पर कम से कम 10,000 लोग होंगे। बहुत से लोगों की नजरों के बीच मैं भीतर रेंगता हुआ डाइनिंग हॉल में पहुंचा। दूर से एक मोटा सा आदमी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। अरे सर्पेंट, इधर आओ। मैं मान गया। मैं पीछे की किचन की तरफ सरक गया। वहां भी लोगों की भीड़ थी। ऐसी घटना के बाद अब पूरे पहाड़ को पता चल चुका होगा कि यहां एक व्हाइट सर्पेंट आ गया है। मोटे कुक ने मेरे लिए पीछे की किचन में लकड़ी का बड़ा टब तैयार रखा था। वो हड्डियों और सूखे मांस से भरा था, जो उसे काम का नहीं लग रहा था। साथ ही कुछ बहुत ज्यादा चर्बी वाले मांस के टुकड़े भी थे। बिल्कुल सही, सर्पेंट के लिए चर्बी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से इसमें बहुत न्यूट्रिशन भी होता है। मैंने सिर झुकाया और उस टब का सारा खाना बिना किसी परेशानी के निगल लिया। फिर मैंने मोटे कुक की तरफ सिर हिलाया और वापस लौट आया, उसे पूरी तरह हैरान छोड़ते हुए। मेरा अंदाजा है कि उसकी पूरी जिंदगी में इंसानों को छोड़कर शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया था। पास के एक छोटे नाले पर पहुंचकर मैंने अपनी टंग पानी में डुबोई और उसे साफ किया। मैंने एक नजर उस क्रेन पर डाली जो पास के पेड़ पर उड़कर बैठ गई थी। मुझे लगा कि अभी उसे चोरी छिपे खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कौन जाने वो किसी की हो। अधिक से अधिक मैं बाद में रात में लौटकर उसे खा लूंगा। मैं रेंगता हुआ यूरोंग के पैलेस वापस आ गया। मैंने खाई के किनारे एक बड़े पत्थर पर लिपटकर सोने का फैसला किया ताकि बड़े हॉल पर नजर रख सकूं। सच कहूं तो यहां कौन क्या चुराने आएगा। मुझे हैरानी होती है कि पैलेस के आसपास कोई मैजिकल प्रोटेक्शन नहीं थी। यूरोंग के डिसाइपल्स में रिजिड चुइन है और एक चंचल लड़की भी जो कभी शांत नहीं बैठती। व्हाइट सर्पेंट के आने के बाद उसकी आंखें और भी चमकने लगी हैं। जैसे ही उसे बोरियत होती है वो व्हाइट सर्पेंट के साथ खेलने आ जाती है। अभी अभी सोया ही था कि किसी के आने की आहट मिली।
मैंने आंखें खोलीं। अपनी कमजोर नजर के कारण पहले पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो यूरोंग थी। वो मेरे पास आई, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। व्हाइट सरपेंट, तुम्हारी इतनी मौज कैसे चल रही है? चलो काम पर लगो। मेरे सामने खड़ी वुमन ने व्हाइट सरपेंट को डांटना शुरू कर दिया। मैंने अपनी टंग कई बार हिलाई, फिर आलस से सिर झुका दिया और फिर सोने का नाटक करने लगा। फिर इल्यूजन गायब हो गया और सामने चोइन आ गई। हाँ, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया। बिल्कुल मजेदार नहीं है। असल में यह सिर्फ चोइन थी, जिसने मास्टर का रूप लिया था मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं पहले तो चौंका, लेकिन जल्द ही उसकी चाल समझ गया। इल्यूजन्स बस देखने वाली नजर को धोखा देती है। शूलिंग और यूरोंग की ऑरा एक जैसी नहीं है। मुझे सरपेंट होने के नाते उन्हें अलग पहचानने में आसानी होती है। ऊपर से इंफ्रारेड विजन में तो शूलिंग की छोटी सी सिलुएट बहुत साफ दिखती है। छुन माउंटेन के अनगिनत हॉल्स और पेविलियंस के बीच कुछ दिन भटकने के बाद आखिरकार मुझे पूरी तस्वीर समझ आने लगी। चुन पैलेस किसी महान इमॉर्टल रेल्म की पावर द्वारा स्थापित किया गया था। यह एम्पायर ऑफ ग्रेट स्नेक्स की डिवाइन प्रोटेक्टिव सेक्ट थी। इसकी विरासत बहुत विशाल थी और इसके मास्टर्स की संख्या अनगिनत थी। बहुत से लोग यहीं इमोर्टैलिटी तक पहुंच चुके थे। यह वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। सेक्ट 5 मुख्य ब्रांचेस में बटी हुई थी। सबसे पहले युक्सु ब्रांच थी, सेक्ट मास्टर लिक्सियांगन की। फिर उसकी 4 स्वॉन सिबलिंग्स की ब्रांचेस थीं, एक ही जेनरेशन के। गुकांग युक्सु ब्रांच से, जानली लिंगसु ब्रांच से, कुयुन जिकुक्सु ब्रांच से और आखिर में किंगसु ब्रांच यानी यूरोंग की ब्रांच। आमतौर पर हर शाखा एक एक पीक की देखभाल करती थी और मैं किंगसु वाली पीक पर था। लगभग हर किसी का चाइल्डहुड ड्रीम होता है चं पैलेस में शामिल होकर इमॉर्टल्स के पाथ पर चलना और इटर्नल लाइफ के सीक्रेट समझना। लेकिन अफसोस, सबकी एप्टीट्यूड सीमित होती है। 10,000 में मुश्किल से एक इंसान ही इस पहाड़ को चढ़ पाता है। जो गेट पार कर लेते हैं वे इस दुनिया के एलीट होते हैं। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त होता है कि अपनी टूम से भी बाहर निकल आए। चुन पैलेस राइचियस सेक्ट का लीडर था। यह सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड थी। इसके चारों ओर जस्टिस की ओरा थी। इनके प्रिंसिपल्स थे वर्च्यू, काइंडनेस और जस्टिस। चाहे इविल सेक्ट हो या डीमंस, अगर मॉर्टल वर्ल्ड को बचाने की बात आए तो चन पैलेस का कोई डिसाइपल बाहर जाए तो उसे इविल का सफाया करना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुन पैलेस के सदस्य पूरी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को समर्पित थे। उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड के मामलों में बहुत कम दिलचस्पी थी। इसीलिए मॉर्टल एम्परर्स भी इसे डिवाइन सेक्ट मानते थे। चुनियन सेक्ट को देश की डिवाइन सेक्ट कहा जाता था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, मॉर्टल वर्ल्ड को पार कर इमॉर्टैलिटी पाना और साथ ही इविल का नाश करना। ऐसी सेक्ट शक्तिशाली लोगों के लिए सचमुच ब्लेसिंग थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने जैकपॉट मार लिया हो। यह देश की रक्षा करने वाली डिवाइन सेक्ट थी। आखिर कौन यहां झगड़ा करने की हिम्मत करेगा? वो तो मौत को बुलाएगा। मेरे लिए तो यही ट्रेनिंग का सबसे अच्छा स्थान था। मुझे तो इनके जूते चाटने चाहिए ताकि मुझे पहाड़ से लात मारकर न निकाल दें। इसी तरह यांगम और शूलिंग को पता चला कि आलसी व्हाइट सरपेंट हाल के दिनों में काफी सक्रिय हो गया था। पैलेस के आसपास के जंगलों में अब एक भी चूहा या यहां तक कि एक भी बेडबग नहीं बचा था। मैं बस कहीं से रेंग कर निकल जाता और मेरे पीछे छोड़ी सरपेंट स्मेल ही सभी रोडेंट्स और उनके परिवार को भगा देती थी। मैं ग्रैंड हॉल का गार्ड सच में आसपास की सफाई में जी जान लगा रहा था। यूरोंग की किंगसु ब्रांच के एक्सक्लूसिव पैलेस में यूरोंग को मिलाकर सिर्फ 3 लोग थे और एक सरपेंट भी था जिसे सपोजिडली गार्डिंग के लिए पकड़ा गया था। लेकिन असल में मैं तो बस एक डेकोरेशन वाला पेट था। हर दिन गार्ड बनने की जरूरत नहीं थी और कुछ करने को न होने के कारण मैंने अपनी कल्टीवेशन तेज करने का तरीका सोचने लगा। इस इमॉर्टल माउंटेन पर मौके बहुत थे। उदाहरण के लिए लिंगसु पीक से शक्तिशाली एलिक्सर्स और मिराक्युलस मेडिसिन्स की खुशबू हवा में बहती थी। लिंगसु ब्रांच फार्मेसी, एल्केमी और टेलिस्मैन कैलीग्राफी में माहिर थी। उनकी मेडिकल स्किल्स असाधारण थीं। यह चुनियन का वह पीक था जो पूरी तरह मेडिसिन और एल्केमी को समर्पित था। लेकिन ऐसा मत सोचो कि लिंगसु ब्रांच के डिसाइपल्स सिर्फ एलिक्सर्स बनाना जानते हैं और लड़ नहीं सकते। यह बहुत बड़ी गलती होगी। एल्केमी के लिए मजबूत नींव चाहिए। ऊपर से लगातार एलिक्सर्स, मेडिसिन्स बनाने और लोगों का इलाज करने से उनके बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। वे कोई भी सोर्ड टेक्निक या ट्रेजर हासिल कर सकते थे। वो सब अमीर थे और व्हाइट सरपेंट की नजर ठीक लिंगसु पर थी क्योंकि उनके डिसाइपल्स पैसे वालों में से थे। जरूर कुछ अच्छा मिलेगा अगर सिर्फ उनकी ट्रैश में भी खोजा जाए तो। यह ठीक वैसा है जैसे वीडियो गेम में हाई लेवल प्लेयर्स बेकार चीजों की परवाह नहीं करते, लेकिन बिगिनर के लिए वही कचरा ट्रेजर बन जाता है। लिंगसु पैलेस के बड़े हॉल के सामने लोटस शेप्ड स्टोन पेडेस्टल पर एक विशाल गोड शेप्ड एल्केमीज फर्नेस रखा था।
फर्नेस पर मिस्टिकल सिंबल्स खुदे हुए थे। उसके आठों कोनों पर ब्रॉन्ज बेल्स लटकी हुई थीं। मैं सोच रहा था कि फर्नेस पर बेल किस काम की होती है। काफी देर तक देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं बड़े हॉल को पार करके पीछे वाले कोर्टयार्ड की तरफ निकल गया। ऊपर पहरा दे रहे दोनों डिसाइपल्स ने ऐसा दिखाया जैसे मुझे देखा ही नहीं, और इसी तरह शाओ द्वारा लाए गए व्हाइट सर्पेंट की खबर जल्दी ही पूरे माउंटेन में फैल गई। शुरुआत में सबने सोचा कि यह कोई रेयर एक्सोटिक क्रीचर है, लेकिन पता चला कि यह तो बस एक साधारण व्हाइट सर्पेंट है। तो लोगों की दिलचस्पी भी जल्दी खत्म हो गई। जहां तक जूलन का सवाल है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सिर्फ एक पेट सर्पेंट है। अधिक से अधिक यह लिंक्सू पैलेस में मिलने वाले पोषण के बचे खुचे हिस्से ही खा सकता है। बात भी सही है। व्हाइट सर्पेंट बस मेडिसिनल लेफ्टओवर समेटने और एल्केमी की फेल्ड पिल्स खाने के लिए ही है। वैसे इस बात पर सर्पेंट की इनक्रेडिबल स्वॉलोइंग पावर और डाइजेशन क्षमता की तारीफ करनी चाहिए। जो सर्पेंट को थोड़ा भी जानते हैं वे जानते हैं कि सर्पेंट अपने मुंह से बड़ी प्रे भी निगल सकता है। इसके अलावा व्हाइट सर्पेंट उन स्पीसीज में से है जो स्किन, फर, बोन्स, यहां तक कि फॉस्फोरस और पोटेशियम तक पचा सकती है। डाइजेस्ट होने में कई दिन, शेंजी 10 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। इतनी शक्तिशाली डिकम्पोजिशन क्षमता। मैं एल्केमी हॉल से चुपचाप बाहर निकल गया और क्यूरियोसिटी से जमा हुए लिंक्सू डिसाइपल्स की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। मैं अपनी जगह पर लौट आया। मैं खुद को लपेटकर चुपचाप इंतजार करने लगा। चाहे एल्केमी हो या मेडिसिन प्रिपरेशन, फेलियर तो आम बात है। उनसे निकला रेजिड्यू खाने के लायक नहीं होता। खासकर फेल्ड पिल्स जहरीली होती हैं। ये आसानी से पॉइजनिंग कर सकती हैं। आमतौर पर इन्हें इकट्ठा करके रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब उनके लिए एक नया यूज मिल गया था, सर्पेंट को खिलाना। वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मेदार डिसाइपल ने नए रिजेक्ट पाइल पर एक नजर डाली। उसने उसे ब्रश से दर्ज कर लिया, फिर उसे साइड में रख दिया। मैंने अपना स्नेक माउथ खोला। थाली में रखी लगभग 10 फेल्ड पिल्स को निशाना बनाकर एक ही बार में खींच लिया। वो पिल्स मेरे मुंह के अंदर चली गईं। फिर मैं खुद को लपेटकर फिर से चुपचाप इंतजार करने लगा। सच में मैंने सर्पेंट्स की इंजेस्शन कैपेसिटी को चरम पर पहुंचा दिया था। वो कल्टीवेटर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। यह व्हाइट सर्पेंट आखिरकार काफी काम का निकला। इससे मुझे इन बेकार पिल्स की देखभाल खुद नहीं करनी पड़ती। इस चीज का कोई खास असर नहीं है। समझ नहीं आता लोग इसे खाने की कोशिश क्यों करते हैं। फेल्ड पिल्स इंसानों के लिए बेकार थीं और ऊपर से उनमें टॉक्सिन्स भी होते थे, लेकिन मेरे लिए ये तो बहुत बढ़िया फोर्टिफाइंग चीज थी। पॉइजनस होना बस इंसानों के नजरिए से था। वैसे भी सिर्फ स्मेल से ही मैं पहचान सकता था कि क्या खाने लायक है और क्या पॉइजन है। अब लगभग 1 महीना हो गया था जब से मैं लिंक्सू पैलेस में पिल्स और मेडिसिनल लेफ्टओवर्स लेने आ रहा था। मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी। 2 कल्टीवेटर्स अंदर आए। उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए 2 लो क्वालिटी पिल्स निकाली। अरे व्हाइट, ये लो, तुम्हारे लिए है। अंदर ही अंदर मैं गाली देने लगा, लेकिन फिर भी ओबीडियंट होकर आगे बढ़ा और मुंह खोलकर उन्हें निगल गया। लो क्वालिटी पिल्स का मतलब होता है कि मेडिसिनल इफेक्ट कम है, लेकिन मेरे लिए वो भी एक फर्स्ट क्लास फोर्टिफाइंग चीज थी। आखिर अगर पिल्स भी मिल रही हों जो वेस्ट खा सकें तो क्या बात है। तुम्हारे स्केल्स कितने सुंदर हैं। दोनों कल्टीवेटर्स मुझे घूरते हुए कमेंट्स करने लगीं। उनकी आंखें मेरे स्केल्स पर टिक गई थीं। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि 2 खूबसूरत लड़कियां मुझे पिल्स दे रही हैं। क्या मैं उनके आगे झुक जाऊंगा? खैर, वे एक वाइल्ड बीस्ट पर हमला नहीं करेंगी। मैंने 2 और टोकरे रिजेक्ट्स और एक बक्सा लेफ्टओवर्स का इंतजार किया। सब कुछ खाकर मैं सिमट गया और चला गया। हाल के दिनों में मेरी कल्टीवेशन की स्पीड पागलपन जैसी हो गई थी। बेकार पिल्स, मेडिसिनल लेफ्टओवर्स और उन कल्टीवेटर्स की इम्परफेक्ट पिल्स बहुत असरदार थीं। उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद मैं फ्रेश और एनर्जी से भर जाता था। अगर अब ग्रे वुल्फ स्पिरिट मिल जाए तो मुझे वेनम भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और न ही पानी में जाना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं उसे वहीं घोंट दूंगा। किंग्सू पैलेस लौटकर मैंने उन 2 यंग लोगों की तरफ एक नजर भी नहीं डाली जो अभी भी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं सीधा क्लिफ के किनारे पड़े पत्थर पर लिपट गया और अपने पेट में मौजूद फोर्टिफाइंग मेडिसिन को डाइजेस्ट करने लगा। मेडिसिनल पावर धीरे धीरे पूरे व्हाइट सर्पेंट बॉडी में ब्लड वेसल्स के रास्ते फैलने लगी। अगले जब मैं उठा तो मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ महसूस हुआ। अब म्यूटेशन का वक्त आ गया था। सोर्ड प्रैक्टिस कर रही शूलिंग ने आंख के कोने से देखा। उसे लगा कि क्लिफ के पास पत्थर पर लिपटा बड़ा सर्पेंट अजीब लग रहा है, तो उसने ट्रेनिंग रोक दी और पास जाकर देखने लगी। जो उसने देखा उससे वो चौंक गई। मास्टर, कुछ गड़बड़ है। वो लड़की चिल्लाती हुई बैकयार्ड की तरफ भागी। यंगमू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने व्हाइट सर्पेंट को देखा और उसे भी कुछ अजीब लगा।
यूरोंग ध्यान की मुद्रा में अपने कुशन पर बैठी थी। चीख सुनकर उसे आंखें खोलनी पड़ी। मास्टर, कुछ गड़बड़ है, दबे मर रहा है। शूलिंग की नजर एक पल के लिए धुंधली पड़ गई। उसका मास्टर उसे एक ही सेकंड में क्लिफ के किनारे वाले पिंगूसन के सामने ले आया। मास्टर, देखिए, दबे का शरीर पूरा सूख सा गया है, उसमें कोई चमक नहीं बची, यहां तक कि इसकी आंखें भी सफेद हो गई हैं। शूलिंग ने कांपती आवाज में व्हाइट सरपेंट की तरफ इशारा किया। यूरोंग ने हाथ उठाकर उसे शांत होने का इशारा किया। फिर उसने ध्यान से निरीक्षण किया। अपने वर्षों के ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने स्थिति को परखा। तेजी से जांच करने के बाद उसे पता चला कि सरपेंट की लाइफ फोर्स अभी भी मौजूद थी। अजीब बात यह थी कि जब उसने इसे पहाड़ पर लाया था, तब से इसकी लाइफ फोर्स और भी मजबूत हो गई थी। क्या मेरी मेडिटेशन के दौरान पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ है? यूरोंग ने शांत आवाज में कहा। घबराओ मत, दबे बिल्कुल ठीक है। शायद वह ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यह सुनकर शूलिंग ने राहत की सांस ली। यंगमू, जो वैसे भी कम बोलता था, वैसा ही इम्पैसिव बना रहा। इस व्हाइट सरपेंट ने आखिर इन दिनों खाया क्या है? यूरोंग ने फिर से सोचा, लेकिन यह बात उसे इम्पॉसिबल लग रही थी। यह नहीं कि यह सरपेंट खुद ही इतनी तेजी से ग्रो कर गया। लगता था इसने कोई खास चीज खाई है जिसने इसकी लाइफ फोर्स को कई गुना बढ़ा दिया और इसकी कल्टीवेशन को भी सुधार दिया। चुविन और यंगमू ने एक दूसरे की तरफ ऑकवर्ड नजर से देखा। क्या तुम लोगों ने इसे पैलेस पिल्स तो नहीं दी? बिल्कुल नहीं, दबे तो बस हाल ही में लिंक्सू पैलेस जाकर बहुत सारी फेल्ड पिल्स और लेफ्ट ओवर्स खाने लगा था। इससे पिल वेस्ट का जिम्मा संभालने वाले भाई की जिंदगी तो बहुत आसान हो गई होगी। लगभग एक पूरा टब ही खा गया होगा। यूरोंग, जो सब कुछ समझ चुकी थी, उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इंसानों की अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कैपेसिटी सरपेंट्स जैसी नहीं होती। सरपेंट के लिए फेल्ड पिल्स और लेफ्ट ओवर्स असली फोर्टिफाइंग चीज हैं। समझना चाहिए कि एल्केमी में जिन इंग्रेडिएंट से ये पिल्स बनती हैं, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें कल्टीवेटर्स अपना लेवल बढ़ाने या अपनी चोटें ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पूरा टब खा जाना, इससे तो एवोल्यूशन ही हो जाएगी। मास्टर और उसके 2 डिसाइपल्स ने क्लिफ पर पड़े व्हाइट सरपेंट को देखा। कुछ ही देर बाद व्हाइट सरपेंट पत्थर पर रेंगने लगा और कभी कभी अपनी हेड को खुरदरे किनारों से रगड़ने लगा। जल्द ही उसके सिर की स्केल्स उठने लगीं और नीचे से नई स्किन दिखने लगी। वह अपने आप को म्यूटेट कर रहा था। वह धीरे धीरे पेड़ से रगड़ खा रहा था, ब्रांचेस का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी स्किन को फंसाए हुए और खुद को उससे बाहर निकाल रहा था। पहले सिर, फिर बाकी शरीर, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर। मास्टर और उसके दोनों डिसाइपल्स, जो आमतौर पर बहुत आलसी रहते थे, क्लिफ के किनारे खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। सरपेंट के लिए हर शेडिंग एक खतरनाक पल होता है। अगर वह सफल न हुआ तो मौत तय है। इसमें 1 घंटे से ज्यादा लगा। आखिरकार जब सरपेंट की टेल पुरानी स्किन से बाहर निकली तो चुविन खुशी से ताली बजाने लगी। यूरोंग मुस्कुराई, किसी वजह से सोच में डूबी हुई। पूरा शेडिंग प्रोसेस देखने के बाद मेरे मन की स्थिति भी धीरे धीरे ऊंची हो गई। पुरानी स्किन उतारकर फिर से जन्म लेना। दुनिया की हर चीज अपने साइकिल में चलती है। म्यूटेशन के बाद मैं एक पुराने पत्थर के चारों तरफ लिपट गया और गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी लंबाई 9 मीटर हो चुकी थी। इस मशहूर कल्टीवेशन सेक्ट में मैंने अपनी खुद की जीवन शैली ढूंढ ली थी। सुबह मैं क्लिफ के किनारे धुंध को इनहेल और एक्सहेल करता था। जब भूख लगती तो कैंटीन जाकर मीट खा लेता था। फिर लिंक्सू पैलेस में घूमकर खाने पीने की चीजें ढूंढता और अपनी कल्टीवेशन सुधारता। उसके बाद किंग्सू पैलेस लौटकर गेट गार्ड बन जाता और अच्छी नींद ले लेता। जिंदगी एकदम शांत थी। शूलिंग ने देखा कि मैं हाल के दिनों में अक्सर ताइची स्क्वायर की तरफ जाता हूं। ताइची स्क्वायर वह जगह थी जहां चुनियन पैलेस के डिसाइपल्स मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे। आसमान से देखने पर यह जगह एक विशाल भगवा डायग्राम जैसी लगती थी। बीच में एक बहुत बड़ा यिन यांग सिंबल बना हुआ था। यह चौक बहुत बड़ा था, कम से कम 10 फुटबॉल फील्ड्स जितना। मेरा अंदाजा है कि इसे शायद किसी बड़े मास्टर ने अपनी पावर से एक पहाड़ काटकर बनाया होगा। यहाँ 1000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स सोर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी सोर्ड ओरा पुरानी और ताकतवर थी। पहाड़ जैसी, समंदर जैसी, हवा जैसी। कुछ डिसाइपल्स फॉर्मेशन में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोर्ड आर्ट को रिफाइन कर रहे थे। यहां प्रैक्टिस करने से सोर्ड ऑरा महसूस होती थी। सोर्ड यूजर्स अपने सीनियर्स की टेक्निक्स भी देख सकते थे और जब मन करता तो वे अपने फेलो डिसाइपल्स को ट्रेनिंग बैटल के लिए चैलेंज कर देते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि हर ब्रांच के चीफ डिसाइपल्स भी यहां मार्शल आर्ट्स सिखाने और कल्टीवेशन की कठिनाइयों को समझाने आते थे। आज जो सिखा रहा था वह युक्शु लाइनिएज के सेक्ट मास्टर का चीफ डिसाइपल जैंगियन था।
उसे चुन पैलेस में लगातार 6 साल तक सबसे हैंडसम मैन चुना गया था। चुन पैलेस की ज्यादातर कल्टीवेटर्स का ड्रीम पार्टनर टूसे, जिसके अनगिनत सीक्रेट एडमायरर्स थे, वो टाओइस्ट रोब पहने, जेड क्राउन लगाए और हाथ में प्रीशियस सोर्ड लिए हुए था। वह बड़े ध्यान से यंग डिसाइपल्स को स्टैंस सिखा रहा था। याद रखो, मूवमेंट में सोर्ड आर्ट पानी से निकलता हुआ ड्रैगन है और स्टिलनेस में वह शिकार के घात लगाए शिकारी जैसा है। वह हाथों से यिन और यांग अलग करते हुए 8 ट्राइग्राम समझाते हुए सोर्ड आर्ट समझा रहा था। कभी कभी वह मुड़कर पास खड़े व्हाइट सर्पेंट को देख लेता था। किसी ने कभी नहीं सुना था कि कोई डीमन बीस्ट छुपकर टेक्निक्स सीख सकता है, इसीलिए किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि व्हाइट सर्पेंट वहां क्या कर रहा है। लेकिन सच ये था कि व्हाइट सर्पेंट सच में छुपकर सीख रहा था। ताइजी स्क्वायर ही लो लेवल डिसाइपल्स के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की जगह थी। हाई लेवल डिसाइपल्स की ट्रेनिंग जगह पर चला जाता तो व्हाइट सर्पेंट कुछ समझ ही नहीं पाता। मार्शल आर्ट्स में सबसे जरूरी है नींव, इसलिए उसने ताइजी स्क्वायर में बैठकर टेक्निक्स सीखने का फैसला किया था। काफी देर तक वहीं रहने के बाद वह पिक्सेंग की तरफ रेंग गया। सेक्ट के नए डिसाइपल्स को ताइजी स्क्वायर में सोर्ड आर्ट प्रैक्टिस करने के साथ साथ पिक्सेंग में आकर मेडिटेशन और कल्टीवेशन भी करनी होती थी। वहीं वे अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना सीखते थे ताकि असली कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रख सकें। पिक्सेंग बहुत विशाल था। पहाड़ पर तरह तरह की क्लियरिंग्स और प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे। झरने और नदियां इसे और भी मैजिकल बनाती थीं। इसे पिक्सेंग कहने की वजह यूं ही नहीं थी। कल्टीवेट करने के लिए पहले मेडिटेशन और वांग की स्टेट में जाना पड़ता है। अपने शरीर और मन का इस्तेमाल करके दाओ की खोज करना, यह वही स्टेट है जिसमें इंसान कॉन्टेम्पलेशन के जरिए पहुंचता है और कॉन्टेम्पलेशन के जरिए वह भूलना सीखता है। यह मन की मूल सादगी की तरफ लौटना है, अपनी नेचर को पूरी तरह मुक्त करना ताकि मन प्योर और शांत हो जाए। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी न किया जाए, जैसे इंसान यूनिवर्स के साथ एक हो जाए और सेल्फ तथा वर्ल्ड दोनों गायब हो जाए। आज जू वंगफोंग एक एल्डर की बात कर रहा था। एल्डर हमेशा बूढ़ा आदमी ही हो, ऐसा नहीं होता। बस कल्टीवेशन लेवल एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाना चाहिए, फिर किसी को एल्डर का दर्जा मिल सकता है। छोटे डिसाइपल्स की उम्र बस 5 या 6 साल थी। वे क्यूरियोसिटी रोक ही नहीं पाए और सिर घुमाकर सरपेंट को देखने लगे। एक विशाल व्हाइट सरपेंट पेड़ के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। उसकी टंग बाहर लटकी हुई थी। एक हल्की हंसी उसके भीतर से निकलती सी लगी। यह प्रतिभाशाली डिसाइपल्स की ट्रेनिंग जगह अब फिर से सीखने के लिए मेरी टारगेट बन गई थी। व्हाइट को जानो, लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स में ब्लैक पर टिके रहो। दुनिया के मामलों के लिए फेम की चाह, न इन्फिनिट वेल्थ की। मेरी फोक्ड टंग आदत के मुताबिक हिलती रही। मैं इन सूट्रास को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था जो मुझे जाने पहचाने से लगते थे, लेकिन जिन्हें मैंने कभी सच में पढ़ा नहीं था। इन यंग डिसाइपल्स को क्या पता कि एक सरपेंट के लिए कल्टीवेशन का मौका कितना दुर्लभ होता है। बस इंस्टिंक्ट की बेड़ियां तोड़कर अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना ही एक ऐसी बाधा है जो कल्टीवेशन के रास्ते में ज्यादातर बर्ड्स और बीस्ट्स की डेस्टिनी को रोक देती है। बिना मास्टर के मेथड नहीं मिलता। बिना गाइड के कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल है। अब जब मौका मिला है तो मुझे पूरा जोर लगाना ही होगा। मुझे सब कुछ याद रखने की पूरी कोशिश करनी होगी।